या मिल सकते हैं। तो शायद तेजी थोड़ी और प्रिवेल करे, लेकिन 122 तक के जोन्स आप यहां पर आते हुए देख सकते हैं। अच्छा, आज फ्लेवर है मेटल में अच्छी तेजी तो देखी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आज हम बातचीत करेंगे जीएसपीएल की मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ मौजूद भी हैं, क्योंकि कंपनी की दूसरी तिमाही में जो जीएसपीएल का मुनाफा है वो रफली 92% के आसपास घटा, लेकिन रेवेन्यू मोर लेस फ्लैट रहे हैं। मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर रहा है। बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी बिमलेंद्र झा सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। झा सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो साइक्लिकल स्पेस था, तो पिछले साल का बेस थोड़ा सा बड़ा था पिछले तिमाही का, तो उसका एक इम्पैक्ट तो रहेगा ही, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अदरवाइज जो सिचुएशन सिनेरियो है प्रेजेंटली वो कैसा है, कैसे नंबर्स रहे, क्या की हाईलाइट रहे इस क्वार्टर के? धन्यवाद सुमित। ये जो स्टील इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ा एक लेवलर है, जहां पर कि कभी ऊंचाइयों को छूता है तो कभी एकदम नीचे जाता है। तो पिछला साल ऐसा था जो कि स्टील इंडस्ट्री के पास में सबसे ज्यादा प्राइसेस हुए थे, और इसीलिए सारी इंडस्ट्रीज, पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छा रहा था। उसके बाद से उसमें गिरावट आई थी, और खास तौर पर जो सेकेंड क्वार्टर है वो वैसे भी थोड़ा कमजोर क्वार्टर होता है देश में मॉनसून को लेके और बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह को लेके। तो इसमें जो चेंज आया वो हर एक कंपनी के रिजल्ट में आप लोगों ने देखा। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है, और उसमें भी स्टील इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अच्छा कर रही है अगर आप किसी और के मापदंड के हिसाब से देखेंगे जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं। ऑल्सो अभी जो है जो तिमाही आ रही है और उसके बाद का जो बाकी का साल बचा हुआ है, इसके अंदर जितनी हमारे फेस्टिवल्स थे, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ वगैरह सब समाप्त हो गए हैं। ये समय होता है जब इन्वेस्टमेंट चालू होते हैं। हालांकि दिल्ली की तरफ में थोड़ी सी दिक्कत है, एनजीटी का बैन लगा हुआ है कंस्ट्रक्शन पे, तो उसके कारण थोड़ा बहुत दिल्ली की तरफ, एनसीआर की तरफ थोड़ी कमजोरी रह सकती है डिमांड में। लेकिन बाकी देश के अंदर डिमांड की कोई कमजोरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जीएसपी का पोर्टफोलियो पर्टिकुलरली जो है वो इस मामले में पूरा का पूरा फोकस्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पे। तो उस हिसाब से हमको तो आगे आने वाले समय में डिमांड अच्छी दिखाई दे रही है, और हमको लगता है कि स्टेबिलिटी जो प्राइसेस में आ रही है वो स्टेबिलिटी से भी लोगों को कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस मिलेगा और सप्लायर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। अच्छा, जहाँ सर एक बात बताएं, लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स थे उसके अंदर हायर इनपुट कॉस्ट थी, जिसकी वजह से काफ़ी मार्जिन पे प्रेशर आया था। वो हायर लेवल से थोड़ा सा नीचे आया इस तिमाही के अंदर अब इनपुट कॉस्ट, और दूसरा प्राइस हाइक और रियलाइजेशन भी थोड़े बेटर साइड पर गए होंगे। सो कंसीडरिंग इन दोनों को जोड़ूं अगर, तो मार्जिन की पिक्चर कैसी रही इस तिमाही के अंदर, और गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन पिक्चर आप कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो अगर आप कंपेयर करते हैं इससे पिछली तिमाही में, तो करीब जैसे 20% के आसपास EBITDA मार्जिन्स थे, जो कि 10% के आसपास घट के रह गए थे पिछले वाली तिमाही में। तो इसलिए, और ये इसका मुख्य कारण यही था कि कुछ तो जो इन्वेंट्रीज, जो पुरानी इन्वेंट्रीज थी वो जो है ज्यादा दामों पर वो इन्वेंट्रीज थी, और प्राइसेस जो है काफी गिरे थे। अब जो है जब इन्वेंट्रीज उसकी खास तौर पर हम लोगों ने पुरानी इन्वेंट्रीज को काफी कम किया। अगर आप देखेंगे तो हमारी जो पहली तिमाही की जो इन्वेंट्री थी उसको हमने करीब करीब वॉश आउट कर दिया इस दूसरी तिमाही में। उसका हमारे EBITDA के ऊपर भी असर पड़ा। लगभग 600 करोड़ रुपए हमने केवल करीब 3000 रुपए टन के हिसाब से लूज किया EBITDA में। केवल जो पिछली ज्यादा कॉस्ट वाली इन्वेंट्री थी उसको इस तिमाही में हटा के हमने उसके ऊपर उसको कमी लाए, लेकिन उसका असर जो है हमारे कैश फ्लो के ऊपर बहुत अच्छा पड़ा, क्योंकि कैश फ्लो जो है हमारा काफी इंप्रूव हुआ। तो हमारा फोकस जो है कैश फ्लो पर ज्यादा है, और EBITDA जो है वो तो आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आगे समय जो है वो स्टेबिलिटी का समय है, और जितनी स्टेबिलिटी आती है उतना इंडस्ट्री को फायदा है जी, कंज्यूमर को भी और प्रोड्यूसर को। हाँ, तो जैसा जो कैश फ्लोज का इंप्रूवमेंट हुआ है, शायद इसी का असर है जो लास्ट जो डेट में एक बढ़िया रिडक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा है,
ओवरसीज डेट को भी आपने रीपे कर दिया है, स्टैंड लोन डेट को भी आपने कम किया है, तो गोइंग फॉरवर्ड क्या डेट का सिचुएशन, कब तक डेट फ्री हम देखेंगे जीएसपीएल को? देखिए, ये जो डेट फ्री है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि बाजार में इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। कोई भी स्टील कंपनी, कोई भी कंपनी असल में अपने डेट को अगर कम करती है तो वो उसके बेस बिजनेस पे कम करती है। जो भी हमारा बेस बिजनेस है, जो आज तक जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हम उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी पैसा हमने बाहर से बोरो किया है उसको 100% पे ऑफ कर देना चाहते हैं। लेकिन व्हाई डू यू कीप योर पाउडर ड्राई? आपके पास में गन पाउडर ड्राई क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको आगे भी लड़ाई लड़नी है ना, और आपको ग्रोथ भी देना है। क्योंकि अगर कोई कंपनी केवल कैश फ्लो जो है अच्छा करते रहे, उससे फायदा नहीं होता है। इन्वेस्टर्स को फायदा तब होता है जब वो कंपनी ग्रो करे। स्ट्रॉन्ग कंपनी जब ग्रो करती है तो इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होता है। और उसके लिए जो ग्रो करना होता है, उसके लिए आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ होता है। उन सबके लिए अगर आपके पास में गन पाउडर है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। तो हम डेट फ्री एज अ होल कभी नहीं होंगे, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तब इसका मतलब ये है कि हम हमारे पास में ग्रोथ प्रोजेक्ट्स ही नहीं है। ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास दिमाग नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि हम तो आगे चल के और निवेश करना चाहेंगे ताकि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको और फायदा हो। जी। तो हमारे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो अंगुल में हमने अनाउंस किए हुए हैं, उसके अंदर तो हम लोग आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे अनाउंसमेंट्स ऑलरेडी हैं। तो इसलिए ये मिसकंसेप्शन नहीं रखना चाहिए कि एकदम जीरो डेट हो जाएगा कभी। अच्छा, तो वो डेट होगा जी, इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। जासर, तो कौन सा ऐसा जोन मान लो कि जो कंफर्टेबल होगा करंट साइज के हिसाब से, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स के आधार पर 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, क्या ये कंफर्टेबल नंबर रहेगा डेट को लेकर? देखिए, ऐसा है कि हम लोग 7,000 करोड़ के करीब ऑलरेडी आ चुके हैं नेट डेट पोजीशन पे। और ये जो नेट डेट का जो पोजीशन है, ये ऑलरेडी 0.6 के आसपास है। तो ये काफी कम लेवल पे ये डेट ऑलरेडी है। अब थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट्स जो है कुछ जेएसपीएल के अंदर होंगे, और कुछ जो है जेएसओ, जो हमने जिंदल स्टील ओडिशा के नाम से जो फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी रखी है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स उसके अंदर होंगे। ये डिपेंड करेगा कि जो इन्वेस्टमेंट अगर हम जेएसपी के अंदर कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो पैसा चाहिए होगा, कुल मिला के उतना ही पैसा हम लोग यहाँ पर डालेंगे। और उसका जो नेट इंपैक्ट होगा वो दिखाई देगा। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मतलब ये कंफर्टेबल लेवल ऑलरेडी पहुंच गया है। और हमारा पब्लिकली स्टेटेड पोजीशन है 1.5x, जबकि हम 0.6 पे हैं। तो वो जो 1.5x है वो हमारा हेडरूम है, और वो हेडरूम इस्तेमाल करने के लिए, वो थोड़ी कागजों में रखने के लिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया झासर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए डिटेल में, और सब तरह के कंपनी के नंबर्स को अच्छे से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। जेएसपीएल करीब 2.5% ऊपर, डे हाई के आसपास बातचीत के दौरान पहुंचता हुआ करीब 13-14 रुपए के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। मेटल में वैसे भी तेजी है, और तेजी का टेलविंड भी यहाँ पर मिल रहा है स्पेस को, और पूरा सेक्टर अभी एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर भी रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर।